शुरू करें मैथ्स की क्लास ट्रिग्नोमेट्री। मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन रिवीजन दूंगा, पर वो आ जाना चाहिए क्योंकि उसके बेसिस पे होगा ये टॉपिक स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री चलती है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अगर ये एंगल की बात कर रहे हैं, यानी हम एंगल सी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होगा जिस एंगल की बात कर रहे हैं, और 90 डिग्री दोनों सेम, तो ये बेस आ रहा है याद। इस एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेनस। अगर मैं मान लेते हैं इसकी वैल्यू है 30, मान लेते हैं इसकी वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 5। तो अगर मैं एंगल चेंज कर दूं, ए, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। तुम लोग गलती क्या करते थे कि ये बेस है ना, तुम यहाँ पर 4 लिखते हो, नहीं ये 4 नहीं है, 4 यही है, 3 यही है। ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही, बस पीपीएच के अल्फाबेट चेंज हो जाते हैं, वैल्यू चेंज नहीं होती। यहां गलती होती है मेनली बच्चों की, ठीक है। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस। साइन का ऑपोजिट होता है कॉसेक, 1 बाय साइन थीटा h बाय p। इसका ऑपोजिट होता है सीकेंट थीटा, 1 बाय कॉस थीटा। tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, p बाय b। cot थीटा होता है tan का उल्टा, यानी cos थीटा। ये भी लर्न करो साथ साथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। cos अपॉन sin ये भी लर्न करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तुम्हें थर्ड एक्सरसाइज की प्रिपरेशन करवा रहा है, जो सबसे डिफिकल्ट मानी जाती है, ठीक है। करें आगे स्टार्ट। अब हम पढ़ रहे हैं एंगल्स। वैल्यू देख लो यहां पर, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। इनको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं बिकॉज ये रेशियो ही तो हो रहे हैं। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन ऑफ सम एंगल्स। टेबल बनाएंगे। थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अभी रुक जाओ, अभी तो सारे लिखोगे। ये हो गया रेशो। साइन थीटा, बस तुम्हें साइन थीटा की वैल्यू लर्न करनी है। उसके आगे का टेबल तुम अपने आप बना सकते हो। मैं भी उसके आगे का टेबल अपने आप बनाऊंगा साइन थीटा की वैल्यू देखकर, ठीक है। पेपर में जब इस टाइप के क्वेश्चन करने होंगे तो तुम ये टेबल बनाओगे। कैसे बनाओगे? बस साइन थीटा की वैल्यू लिख देना, वो लर्न करके लिखोगे। उसके आगे की वैल्यू साइन थीटा की मदद से सब सारी निकल जाती है। साइन थीटा की मदद से सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, 500 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकल जाएगी पर्टिकुलर एंगल्स के लिए। अब थीटा 0 डिग्री है तो साइन 0 कितना हो गया? 0। साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2। याद करनी पड़ेगी, बस साइन का लर्न करना है, बस साइन का लर्न करना है। बाकी सारे साइन की मदद से निकल जाते हैं, सारे के सारे 500। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब कॉस थीटा कैसे निकालेंगे हम? साइन थीटा की मदद से। जो कॉस थीटा की साइन थीटा की वैल्यू है उसको रिवर्स कर दो, ठीक है। ये 1, ये क्या होगा फिर? √3/2, ये 1/√2 सेम टू सेम आ गया, 1/2 0। कॉस थीटा की वैल्यू को निकालने के लिए साइन थीटा की वैल्यू रिवर्स कर दो। अब आता है tan थीटा। tan होता क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अल्टीमेटली तुम्हें साइन की वैल्यू पता है, कॉस वैल्यू पता है, निकाल दो। 0/1 0, 1/2 बाय √3/2, 1/√3, 1/√2 बाय 1/√2, 1, √3/2 बाय 1/2, √3, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। ये डिनोमिनेटर में 0 इज अ मैथमेटिकल एरर, नॉट डिफाइंड होता है ना। एनडी का मतलब नॉट डिफाइंड। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या, किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। ये 0 बाय क्या है? नीचे क्या होता है हमेशा?
तो ये 1/0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये 2/1 हो गया, ये √2/1 हो गया, ये 2/√3 हो गया। 1 के नीचे क्या 1, 1/1 इज 1। अभी मैंने कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे हैं 4, बचे हैं 2। सेक थीटा 0, 30, 45, 60, 90। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, यानी कॉस के केस में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। पहले क्या है 1, 1/1 1, इसका 2/√3 √2 1, 2/√3 √2, फिर 2/1 और लास्ट नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो हो जाएगा 1/0। अब आते हैं कॉट थीटा। कॉट होते हैं tan का रेसिप्रोकल। तो अल्टीमेटली तुम्हें सिर्फ साइन कलन करना है, बाकी सारे तुम इसकी वजह से निकाल दोगे और टेबल बनाना पड़ेगा हर बार जब भी पेपर में क्वेश्चन करोगे। ठीक है, कॉट tan का उल्टा होता है, तो 0/1 है ना ये, तो 1/0 नॉट डिफाइंड। उसके बाद 1/√3 √3/1 1/1 1, ये √3 हो जाएगा, ये 1 है, ये 1/√3 था ना, अच्छा ये 1/√3 हो जाएगा। और लास्ट देखो, लास्ट है 1/0, तो 0/1 1/0 इज 0/1 और 0/1 इज 0। तरीका समझ आ गया? तरीका क्लियर है? यस सर, क्लियर है? यस सर। ये सारा लिख लो पहले, A to Z सारा दोबारा लिखना है। हाँ ये भी लिखना। आगे देखो, अब हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। निकालो एनसीईआरटी। पहला क्वेश्चन रीड करते हैं, जो एग्जांपल है, एग्जांपल 6 होगा पहला। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जांपल 6 है। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, तो पहले बना लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, तो बी तो राइट एंगल हो गया। ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो ये ए मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, फिर ए बी सी कुछ भी मान लो, बस मेन राइट एंगल की बात होती है। ए बी 5 सेंटीमीटर है, ए सी बी 30 डिग्री, ए सी बी 30 डिग्री है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ बी सी एंड ए सी, तो जो हमने ट्रिगोनोमेट्री शुरू की थी ना, जिस पॉइंट से, वही पॉइंट आ गया। ट्रिगोनोमेट्री शुरू करने का तरीका क्या था, एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड पता हो तो तीसरी साइड निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पर अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड पता हो और एक एंगल पता हो, तब ट्रिगोनोमेट्री यूज करते हैं। तो यानी जब एक साइड और एक एंगल हो, तो हमेशा क्या यूज होगा, ट्रिगो। ठीक है, ये ट्रिगो जो है वो सर्कल चैप्टर में भी लगती है। अब बताओ, बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, या हाइपोटेनस। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ले लो, इस एंगल के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ले लो। जैसे हम लेते हैं साइन सी एंगल की बात कर रहा हूं ना मैं। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब साइन सी मतलब साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 5 और हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं पता, वही निकालना है। साइन 30 क्या होता है बताओ, टेबल से देखकर जहां पुट कर देंगे साइन 30 की वैल्यू 1/2 5, और हाइपोटेनस क्या है AC, तो यहां से हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 10 सेंटीमीटर। आ गया आंसर। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ले सकते हो, कोई भी 6 में से। अब लो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ले लेते हैं, वो cos C। तो cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। हाँ, रेशियो जब तक रेशियो लेते जाओ तब तक सारी वैल्यू आना चाहे। cos C cos बेस बाय हाइपोटेनस cos 30 हो जाएगा। बेस कितना है, बेस पता है हमें, नहीं पता। हाइपोटेनस पता है, यस हाइपोटेनस की वैल्यू पता लग गई ना 10 थी। cos 30 क्या होता है, √3/2, चेक कर लो। अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 वाले के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 √3/2 BC की वैल्यू आ गई, यानी 5√3। आई बात समझ? बताओ, क्लियर है क्वेश्चन? क्लियर? अर्नव क्लियर है क्वेश्चन? पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे अर्नव? क्वेश्चन क्लियर है? आगे देखो। अब क्यों, ये भी पता लगे, ये भी पता लग गया, ये भी पता लग गया। अगर तुम बोल रहे हो कि ये दो साइड पता लग गई है, तो इसके लिए पाइथागोरस लगा दो, तब भी सही है, पर वो लेंथी हो जाएगा। ट्रिगो लगा रहे हो, ट्रिगो लगाओ ना फिर, ट्रिगो इजी है।
करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल 7। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो P इसको मान लो, R इसको मान लो, किसी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। PQ की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, PR की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एंगल QPR। QPR ये एंगल निकालना है और QRP ये एंगल निकालना है। दोनों एंगल की वैल्यू निकालनी है एंगल की। कैसे करेंगे? पहले तो एक काम करते हैं हम ना, पहले R एंगल की वैल्यू निकाल देते हैं। देखो एक बार लिखो, मैं पहले समझ लो। R एंगल की बात करते हैं। R एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर, ये क्या हुआ? हाइपोटेनस, ये क्या हुआ? बेस। कोई एक एंगल ले लो, अगर तुम्हें P लेना है P ले लो। पहले कोई एक एंगल की बात करेंगे, दूसरा एंगल तो एंगल की प्रॉपर्टी से वैसे भी निकल जाएगा। तो पहले कोई एक एंगल की बात करो, चाहे P की बात करो चाहे R की बात कर लो, किसी एक एंगल पे ऐसे एंगल का साइन लगा दो। R की बात कर रहे हो तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। हमें वैल्यू किसकी गिवन है? हमें वैल्यू गिवन है परपेंडिकुलर की और हाइपोटेनस की। देखो ना फिगर में देखो, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है? साइन। उल्टा भी लर्न करो ना, साइन तो पता है P/H, पर P/H साइन ये भी लर्न करो। तो साइन किसका किस एंगल का होगा? R का, क्योंकि मैं R के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, राइट। ये जो P और H और B लिखा है मैंने R के अकॉर्डिंग लिखा है। अगर P एंगल लेता तो उसके अकॉर्डिंग PHB अलग होता, ठीक है। तो साइन R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। क्या मुझे R एंगल पता है? अभी नहीं पता। साइन R एंगल तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3, इसकी 6, 1/2। अब ये बताओ साइन किस एंगल पे 1/2 होता है? साइन किस एंगल पे 1/2 होता है? 30, है ना। तो यानी एंगल R की वैल्यू 30 आ गई इसको कंपैरिजन करके। पर पहला एंगल तो ट्रिग्नो से निकालना पड़ेगा, उस पर एंगल से प्रॉपर्टी लगाओगे। समझ आया? अब अगर एंगल R 30 आ गया तो ये 90 है, 60 हो गया। अब तो एंगल से प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट है ऑप्शन। अरे ना पढ़ नहीं रहे आज तो तुम्हारे, सॉरी मैंने मिस करा हुआ था ना। तुमने पहले बोला था मुझे कुछ, पहले भी बोला था कुछ ना कुछ। यस सर। ओके, अब हाँ मैंने म्यूट करा हुआ था जरा किसी चक्कर से। समझ आ गया पिछला क्वेश्चन भी? तुमने वैसे ये टॉपिक तो पढ़ा हुआ ना वैसे एक बार मुझसे? नहीं सर, मुझसे किया था। अच्छा, मैंने पहले वाले करवाया था, ठीक है। हो गया एग्जांपल 7। एग्जांपल 6 क्लियर है? अभी एक बार ना एक और चीज नोटिस करो, इसमें एक और चीज देखेंगे, एक बार देख लो। अभी बार बार लिखने से पहले देख लिया करो, क्योंकि कुछ चीजें कंपैरिजन से भी करना इंपॉर्टेंट है। इसके आगे के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मैंने लिखा साइन R इज इक्वल टू 1/2 और साइन की वैल्यू 1/2 को बोलती है जब एंगल क्या हो 30 डिग्री, तो डायरेक्टली R 30 लिख दिया। इसको तुम ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, देखो ध्यान से। साइन R इज इक्वल टू 1/2, इस चीज पे ध्यान देना। नहीं, मैं पहले R की बात कर रहा था क्योंकि R के अकॉर्डिंग मैंने P, H और B लिखा। 90 की तो बात करेंगे नहीं हम, या R की बात कर लो या P की बात कर लो। अगर तुम दिशा P की बात करना है तो उसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा, फिर रेशियो को और लगाना पड़ेगा। तो देखो साइन R इज इक्वल टू 1/2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, साइन R इज इक्वल टू 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की। 1/2 किसकी वैल्यू होती है? एक बार ये भी देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ट्रिगो के आर डी शर्मा में। एक तो ये बहुत इजी से समझ आ गया तुम कि हाँ साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? एंगल 30 में। तो एंगल कौन सा है? R 30 हो गया, ये तो खत्म। पर कंपैरिजन से भी करना सीखो। साइन R की वैल्यू 1/2 है, तो साइन R इज इक्वल टू साइन 30। क्यों? क्योंकि 1/2 कब होती है? साइन की वैल्यू 30 पे। पर तुम ये भी तो बोल सकते हो सर कॉस की वैल्यू भी तो 1/2 होती है, तो यहाँ पर हम कॉस तो लिख सकते थे, पर हम कॉस तो नहीं लिख रहे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? साइन। तो साइन के साथ साइन कंपैरिजन होगा। अब साइन के साथ साइन कंपैरिजन हुआ, तुम इसको इमेजिन करो ये कट रहा है, कटता नहीं है, वो कंपेयर होता है। कटता क्यों नहीं है? क्योंकि ये चिपका होता है ना, एंगल जो है वो ट्रिगो से चिपका होता है, बताया था। तो ये मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो कटेगा नहीं है, कंपेयर होगा। अब यहां से कंपैरिजन से क्या आ गया? R की वैल्यू 30। पूरा आउट आ रहा है, बताओ, ठीक है। अब इसी कंपैरिजन को लेते हुए एक और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 8। अब एग्जांपल 8 देखो, अभी एग्जांपल 8 साथ साथ में लिखना क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, तो समझ नहीं आएगा। एग्जांपल 8 क्या गिवन है? इफ साइन A माइनस B, पूरा एंगल है ये, जब भी आगे ब्रैकेट डाला हो तो वो एंगल होता है। और मैं एक और चीज बताया था, ये साइन A माइनस साइन B नहीं होगा। साइन A माइनस B पूरा एक है, इसको तुम साइन A माइनस साइन B नहीं ले सकते, बिकॉज साइन इनसे मल्टीप्लाई नहीं होता, वो चिपका होता है।
अगर मैं साइन ए माइनस साइन बी लिखूं तो वो तो मल्टीप्लाई वाली सिचुएशन हो गई, तो एंगल के साथ तो त्रिकोण मल्टीप्लाई होती ही नहीं है। साइन ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है 1/2, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है √3/2, सॉरी 1/2, उसकी वैल्यू भी 1/2 ही है। और आगे लिखा हुआ है कि a प्लस बी एंगल 0 से 90 के बीच में लाई कर रहे हैं, फाइंड ए और बी निकालना है। जो आगे की सिचुएशन है ना कि a प्लस बी एंगल 0 से 90 के बीच में लाई कर रहे हैं, वो तो बस इसलिए क्योंकि हम 90 से ऊपर अभी पढ़ते नहीं है, 90 तक ही तो पढ़े हमने, 0 से 90 तो पढ़ा, वरना तो एंगल तो तुम कितने मर्जी लगा लो, 360, 45, 89 कुछ भी बना लो, तो वो आगे की क्लासेस में पढ़ा जाता है। अब इसको हम इस तरीके से करेंगे, इस क्वेश्चन को देख लो, अभी लिखो मत, इस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, कंपेयर करके करेंगे इस क्वेश्चन को। कैसे? पहले तो साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है बताओ? 30 पे, तो लिखेंगे साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30। साइन से साइन कट नहीं रहा, कंपेयर हो रहा है, कट नहीं सकता वो, चिपका नहीं हुआ, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या हो गई? ऐसी cos a प्लस बी 1/2 कब होता है? cos की वैल्यू 60 होता है ना, तो cos 60 हो गया। अब cos से cos कट नहीं रहा, कंपेयर हो रहा है, a प्लस बी की वैल्यू 60 हो गई। अब तुम a और b निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे a और b? एलिमिनेशन मेथड, है ना? क्लियर हो गया? a की वैल्यू 45 आ जाती है, b 15 आ जाता है। खत्म क्वेश्चन, a और b निकालना था। सेकंड एक्सरसाइज भी ट्रिको की इतनी डिफिकल्ट नहीं है, लिख लो अब ये क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन 1 स्टार्ट करना है, उसका पहला पार्ट मैं करवा रहा हूं। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट मैं करवा रहा हूं, देख लो। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन 1, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इवैल्यूएट यानी वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है। पहला पार्ट सुनो ध्यान से, मैं फर्स्ट पार्ट और फिफ्थ पार्ट करवा रहा हूं। फर्स्ट और फिफ्थ मतलब एक नॉर्मल और एक विद जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, ठीक है? फिर सेकंड थर्ड फोर्थ अपने आप करोगे। अभी फर्स्ट पार्ट साइन 30 साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60, ये आपस में क्या हो रहे हैं? कुछ नहीं लिखा होता तो क्या होता है? मल्टीप्लाई, और बीच में क्या प्लस? साइन 60 की वैल्यू पुट करेंगे, cos 30 की वैल्यू पुट करेंगे, साइन 30 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू, √3 into √3 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम 4 आ गया, 3 प्लस 1 4/4 इक्वल टू 1, बस खत्म। अब फिफ्थ पार्ट 5 cos स्क्वायर 60, अब तो डाउट नहीं है कोई तुम्हें, है ना? cos स्क्वायर 60 का मतलब क्या होता है? cos 60 का जो वैल्यू होगा उसका स्क्वायर। पता नहीं ये चीज हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी स्क्वायर वाली भी पढ़ी थी। 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब शुरू करें। 5 इंटू, ये इंटू हो रहा है, cos 60 की वैल्यू, पहले सोचो cos 60 की वैल्यू क्या है? 1/2, उसका स्क्वायर कर रहे हैं। देख लो एक बार ये क्वेश्चन। sec 30 की वैल्यू, sec 30 की वैल्यू 2/√3 का होल स्क्वायर कर रहे हैं, होल स्क्वायर है ना? tan 45 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर, sin 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। 5 इंटू, अब बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 1/4 माइनस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 डिवाइड बाय 1/4 प्लस 3/4। आगे देखो, अब मल्टीप्लीकेशन, अब बॉड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई पहले, तो 5/4 माइनस 16/3 माइनस 1, ठीक है? सही है। और यहां पर डायरेक्टली एलसीएम ले ले 4, यहां पर ऊपर भी 4 आ जाएगा, तो नीचे 1 ही आ गया। अब यहां पर एलसीएम लेते, क्या एलसीएम आएगा? 12 एलसीएम आ रहा है, 12 एलसीएम आया, तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, यहां पर 4 से और यहां पर 12 से। 15 माइनस 48 माइनस
12, 15 minus 48 minus 12, 15 minus 60, कितना होता है 15 minus 60? minus 45 by 12, अब कितना 3 से कटेगा? चेक करना है इसका आंसर एक बार, क्योंकि मुझे लग रहा है इसका आंसर शायद सही नहीं आया। देखना एक बार। हाँ ना, मुझे लग रहा था इसका आंसर सही नहीं आया, कुछ ना कुछ गलती करी है फिर हमने। हाँ, ये गलती हो गई यहाँ पर, देखो sec 30, sec cos 30 सही है। sec 30 का आंसर भी 4 by 3, 16 by 3 सही है बिल्कुल। 1 by 4, 5 by 4, 12, 4 into 3 15, 3 into 4, 16 into 4 48 होता है। ये प्लस में था, ये प्लस में था, यहां गलती हुई है, ये प्लस में है। अब 48 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 48 प्लस 15 63, 63 माइनस 12, पीछे आंसर क्या है? अभी भी नहीं आया, तो फिर कोई गलती हुई है। कितना 64 था, कितना था फिर? 64 हो जाएगा ना, ये 64 है, फिर ये 64 है, तो 64 प्लस 15 कितना हुआ? 79। अब कितना आ जाएगा? 67 by 12, ठीक है। लिख लो ये दोनों क्वेश्चंस। थर्ड और फोर्थ पार्ट में करवा रहा हूं, देख लो साथ साथ। थर्ड पार्ट बताओ, थर्ड पार्ट क्या है एक बार? cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, ये लो cos 45 1 by root 2, 2 by root 3 प्लस 2, एलसीएम लेंगे यहाँ पर 1 by root 2, root 3 एलसीएम आ गया, 2 प्लस 2 root 3, 2 प्लस 2 root 3। नहीं, ये तो सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है। 1 by root 2 इंटू रूट 3 बाय 2 प्लस 2 root 3, ये बात समझ आई? हो जाता ना ये तो। अब आगे रूट 3 1 से मल्टीप्लाई होगा और रूट 2 नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, देख रहे हो ना? तो रूट 3 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ और नीचे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों से। रूट 2 इंटू ये पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 root 2 प्लस 2 root 6 आ जाएगा। समझ आया? बताओ, चेष्टा आया? दिशा तुम्हें आया? अब यहाँ पर देखो, रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ेंगे तो रैशनलाइज करेंगे, ऐसे करते रैशनलाइज। बताओ, अब रूट 3 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर में तो हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी बनती थी, याद है ना रैशनलाइजेशन के अंदर? तो रूट 3 जब मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे से तो 2 root 6, देखो एक अब छोड़ दे, एक बार देख लो बस, अब कॉपी मत करो। रूट 3 से मल्टीप्लाई हो 2 root 6 माइनस 2 इंटू 6 मल्टीप्लाई होगा 3 से 2 root 18, नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 root 6 माइनस 2 root 18, ये 2 यहां पर 2 का स्क्वायर भी करेंगे और रूट 2 का स्क्वायर भी करेंगे, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। यहां पर 4 इंटू 6 24, 2 root 6 माइनस 2 root 18, नीचे आ जाएगा माइनस 16। अब न्यूमरेटर में कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचा? रूट 6 माइनस रूट 18, नीचे क्या आ जाएगा? माइनस 16 माइनस 8, ये माइनस का साइन ऊपर ले जाओ तो रूट 18 माइनस रूट 6 बाय 8। चेक करो आंसर, अभी भी ये नहीं चेक करो एक बार। हाँ, बाय 8 ही है ना। अब इसमें एक और चीज देखो, यहां पर रूट 6 एक प्राइम नंबर है या नहीं है? नहीं है। और रूट 6 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो अलग से कोई ऐसा नंबर बाहर आता है जो उसमें ना हो, पेयर में बन जाए, नहीं होता ना। रूट 18 में हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नीचे से ऊपर ले गया ना, साइन चेंज कर दिया। रूट 18 हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो रूट 18 कैसे सिंप्लीफाई होगा? 3 9
3 6 3 2 पेयर बन गया ना। रूट 18 कैपिटल है 3√2 माइनस √6/8, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, लिख लो ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट में भी तुम्हें रैशनलाइज करना है, ऐसी 4 पार्ट में भी रैशनलाइज करना है। ये लिख लिया ना तुमने? Yes, sir. आगे करे। ओके, 4th पार्ट मैं ही करवाऊं फिर? करो ट्राई करो। ये भी क्या, ये आप करवा दो। ये तो √3 और 2√3 सॉल्व हो रहा है, ये भी 2√3 3√3 - 4 4 + 3√3 फिर ऐसे कर रहा है। ये लाइट टर्म्स है ना, तो 3√3 - 4 4 + 3√3 फिर ऐसे कर देना। एक बता दो, मैं लिख देता हूँ। 4th पार्ट भी तुम तो दिशा, तुम्हारा तो मन नहीं कर रहा, तुम थक गए ना। हाँ, पहले का आंसर नहीं था, मन नहीं कर रहा, दूसरे का आंसर ये था, हाँ थक गए, है ना। पर ये उल्टा थर्ड से ज्यादा इजी है। एलसीएम √3, यहाँ पर √3 आएगा। एलसीएम लेने आ जाएगा ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं एलसीएम लेने में। इधर से तुम्हें भी दिक्कत नहीं एलसीएम लेने में। यहाँ पर भी 2√3 आ रहा है। 4 + √3 + 2√3 कट गया ये। रैशनलाइज हो गया। हाँ, करो अपने आप करो। अभी तो सिंपलीफाई होगा, क्योंकि देखो ये √3 और 2√3 दोनों लाइक टर्म से सॉल्व हो सकती है। 3√3 बन रहा है, यहाँ पर भी 3√3 बन रहा है। तुमने एलसीएम लिया इसका, ठीक है। फिर हाँ, तो देख लो ना, मैंने एक ही साथ एलसीएम ले लिया। देखो रे ना, तुम अलग अलग ले रहे हो, मैंने एक साथ एलसीएम ले लिया। बड़ा नहीं बड़ा, कर लिया नहीं करा, करे आगे। अनु तुम्हारा हो गया ये वाला क्वेश्चन। अभी देखो ये √3 + 2√3 3√3 - 4, ये 4 + 3√3, ठीक है। राइट टर्म्स है ना ये दोनों। देखो 3√3 - 4 4 + 3√3। अब सॉल्व नहीं हो सकता आगे, पर आप रैशनलाइज करेंगे। 4 - 3√3 4 - 3√3 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है। एक बात बताओ, ऊपर कुछ मल्टीप्लिकेशन में देख रहे हो, कुछ ना कुछ सिमिलर लग रहा है ऊपर में। न्यूमरेटर में कुछ सिमिलर लग रहा है। न्यूमरेटर में दोनों के टर्म सिमिलर नहीं है। एक a - b है, एक b - a है। तो अगर मैं इसका माइनस बाहर ले लूं, अगर मैं इसका माइनस बाहर ले लूं, इसका माइनस बाहर ले सकते हैं। अब सेम आ गए। देखो माइनस बाहर ले लिया इसका, तो सेम आ गए दोनों। नीचे तो हमेशा वही बनता है, a + b × a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस। अब इसमें ये न्यूमरेटर में कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? a - b का होल स्क्वायर, यही बन रही है, क्योंकि माइनस मैंने बाहर ले लिया ना इसका, सेम बनाने के चक्कर में। अब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन कितना होता है 16 - 27 - 11। माइनस माइनस कट जाएगा। 16 + 27 इज, बताओ 43। 16 + 27 43 - 24 √3, ये आंसर है फाइनल। 43 - 24 √3/11। चेक करो आंसर। ठीक है, सारे पार्ट्स हो गए। अब एक्सरसाइज ट्राई कर लेना, होमवर्क। ठीक है, हाँ तो फर्स्ट इससे इजी है, फर्स्ट ज्यादा इजी है ना। नहीं, फर्स्ट ज्यादा इजी है।
नहीं, फर्स्ट में भी वैल्यू डालनी है, और फर्स्ट की वैल्यू तो वैसे भी इसी है। तुम बैकअप में भी ढंग से पढ़ा करो यार तुम। बैच में तो तुम अच्छा पढ़ रहे हो। तो अब एक्सरसाइज होमवर्क करने की ट्राई करना, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया है ना, ठीक है। एक चलो क्लास ओवर करते हैं वैसे तो।